स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज इकोसिस्टम एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ओवरऑल बायोस्फीयर ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोसिस्टम एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट as they interact and exchange the materials between them। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है फॉर शेल्टर, फॉर फूड और फॉर अदर एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। तो ये सारी चीजें जो इंटरैक्शन है, इन सभी चीजों को कंप्लीटली एज अ होल हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के अंदर। यानी कि इकोसिस्टम में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसिटीज है लाइफ की। फिर हम देखते हैं जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी कैसे होता है, क्योंकि लाइफ को अच्छी तरह से सस्टेन करने के लिए हमें एक हेल्दी इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हेल्दी इकोसिस्टम से मतलब है इकोसिस्टम में अगर सभी चीजें बैलेंस्ड है इन द सेंस, अगर आपको वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए तो वो जो वाटर है वो प्यूरिफाइड होना चाहिए या फिर पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। आप जिन चीजों को यूज कर रहे हैं वो आपके हेल्थ के लिए फेवरेबल होना चाहिए, जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है देन दिस इकोसिस्टम विल बी हेल्दी इकोसिस्टम और फेवरेबल इकोसिस्टम। अब वो कैसे होगा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर कोई भी एनिमल या कोई फिश है या बैक्टीरिया है उसके लिए प्योर वाटर चाहिए, जैसे कि हम गंगा डॉल्फिन को देखें, वो रिवर डॉल्फिन है, तो अगर हम उसे ओशन में लेके जाएंगे या किसी सी में लेके जाएंगे, ऑब्वियसली वो उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा और वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना ही एक हेल्दी इकोसिस्टम को बनाता है। फिर हम देखते हैं इकोसिस्टम की शुरुआत, यानी कि जो वर्ड इकोसिस्टम है वो दिया था आर्थर जॉर्ज टेंसले और एजी टेंसले। एजी टेंसले ने वर्ड इकोसिस्टम सबसे पहले यूज किया और इन्हें ही इकोसिस्टम का फादर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वर्ड इन्होंने प्रोपाउंड किया। और कोई भी वर्ड तभी आता है जब हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं। जब हमें वो कंसेप्ट समझ में आता है तो हमें लगता है ये एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए एक डिफरेंट वर्ड होना चाहिए जिसे हम वाइडली पढ़ सके और चीजों को कवर कर सके। फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम जो है वो फिजिकल स्पेस के बेसिस पे किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल का मतलब यू ऑल नो दैट नेचर में जो चीजें नेचुरली ऑकर है, यानी कि कोई भी रिवर है वो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई है, तो रिवर जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल में भी दो पार्ट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऑन लैंड, कहीं पे भी टेरेस्ट्रियल वर्ड यूज हो रहा है इट मींस इट्स अबाउट अर्थ और लैंड, ठीक है। फिर एक्वाटिक का मतलब होता है वाटर, एक्वा मींस वाटर। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसके बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। यहाँ पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो नेचुरल डेजर्ट्स हैं, वहां उस जगह पे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन सभी के कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट जो बायोस्फीयर होगा, इकोस्फीयर होगा, उसे हम नेचुरल या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पुट करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक में क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। ये तीनों चीजें हमारी आएंगी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो कि नेचुरल है, नेचुरली ऑकर करता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ओशियंस हो गए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग बनाया, फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल पे हम देखते हैं पार्क है, गार्डन है, फार्म लैंड्स हैं, ये सारी चीजें हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने नेसेसिटी के लिए बनाई। तो ये चीजें आएंगी आपकी आर्टिफिशियल में। इसी में हम एक्वेटिक देखते हैं। तो अगर हमें अपने घर पे फिश देखनी है तो क्या हम ओशन अपने घर में बना सकते हैं?
नहीं। क्या हम रिवर के पास जाके रह सकते हैं पूरे टाइम? नहीं रह सकते हैं। तो जब हम अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग नेचुरल चीजों को आर्टिफिशियल तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लाइक हमने एक एक्वेरियम घर में ला दिया, उसमें फिश को जो भी फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए वो सारी चीजें हमने उस एक्वेरियम में उसे प्रोवाइड करा दी। अब फिश के लिए वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, या हम कह सकते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया। उसके लिए हमने वाटर दिया, ऑक्सीजन दी और जो भी फूड हैबिट्स जो भी उसकी हैं वैसे उसको प्रोवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, बट इट्स आर्टिफिशियल। ओके, फिर हम देखते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में इनको। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? विच आर इनऑर्गेनिक इन नेचर और दे डोंट हैव लाइफ। जिस तरह से सन है या माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ये सारी चीजें लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी है, बट दे डोंट हैव लाइफ इन इटसेल्फ और देमसेल्फ। तो ये सारी चीजें हम एबायोटिक में पढ़ेंगे। अब जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि लाइफ को हाईली इफेक्ट करते हैं, जिनके बिना लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है, वो हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एनर्जी। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक वो सन की एनर्जी हो सकती है, वो विंड की एनर्जी हो सकती है, और अदरवाइज हम जो फूड इनटेक करते हैं वो उसकी एनर्जी भी हो सकती है। तो जिन भी फॉर्म्स में हम एनर्जी को इनटेक कर रहे हैं, एनर्जी को ले रहे हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे क्या सन के बिना लाइफ पॉसिबल है? नहीं। एक दिन धूप नहीं निकलेगी, 2 दिन नहीं निकलेगी, चलेगा, हमारे लिए चलेगा। लेकिन हम जिन चीजों पे डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो क्या प्लांट्स बिना सन की एनर्जी के सस्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो एक नेसेसरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एबायोटिक फैक्टर है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को बनाता है। फिर हम देखते हैं रेनफॉल। Rainfall is also important because it is the greatest source of water on earth. तो rainfall सभी organisms के लिए water जरूरी है, तो वहां से हमें water मिलेगा। फिर हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर फेवरेबल क्लाइमेट को प्रोवाइड कराने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, तो क्या वही ऑर्गेनिज्म अगर हम उसे 0 डिग्री पर ले आए या एकदम फ्रीज्ड एटमॉस्फेयर हो जाए, तो क्या वो उस टेम्परेचर में सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे हमने बायोम्स पढ़े थे कल के लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि जो टुंड्रा क्लाइमेट है, जो टेम्परेट क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उन सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं। तो वहां पे जो ट्रीज, जो प्लांट्स ट्रॉपिकल में सस्टेन कर सकते हैं, वो टुंड्रा में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो अलग अलग बायोम्स को बनाने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। ओवरऑल एटमॉस्फेयर इट इज द बेसिक ऑफ लाइफ। जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, लाइक ऑक्सीजन है या जो दूसरी नेसेसरी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं, जो कि एक सेफ्टी वाल्व की तरह एक्ट करता है। यानी हमारी लाइफ को एक सेफ्टी कवर देने वाला होता है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इज द बेसिस ऑफ लाइफ। यहाँ पे अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं या आप कहीं पे बैठे हुए हैं, तो जो हमारा बेस है, जो हमारी नींव है, वो है सबस्ट्रेटम। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबस्ट्रेटम में कई सारी वेराइटीज होती हैं, माइक्रोब्स की, प्रोटोजोआ या छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉइल में एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए भी जो बेस होगा वो सॉइल ही होगा। अगर हमें सॉइल की नीड नहीं है, लेकिन हम जिन पर डिपेंड है, लाइक हम प्लांट्स पर डिपेंड है, तो प्लांट्स बिना सॉइल के नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से सबस्ट्रेटम जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट बेसिस हो जाता है। फिर हम देखते हैं मटेरियल। अब मटेरियल कैसे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, फैट चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमें हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, ये भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स को सस्टेन कराते हैं। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे?
देखिए, जो बात अभी हमने बायोम्स में की, द सेम पॉइंट इज हेयर कि जो हमारा अर्थ है उस पे अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लाइमेट्स में डिवीजन होता है। यानी कि जो लैटिट्यूडनल डिवीजन है अर्थ का, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई होगा उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, और जो क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे वो वहां के इकोस्फीयर को या इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो भी रिवर वाटर है, प्लांट्स हैं या जिनमें लाइफ है, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, आप सभी को पता है। लेकिन जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि होते हैं प्लांट्स। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो किसी भी और ऑर्गेनिजम्स पर फीड नहीं करते, लेकिन सन की एनर्जी या जो भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं लाइक वाटर है, एयर है, सनलाइट है, उनसे अपना भरण पोषण करते हैं और हम उन पे डिपेंड होते हैं। इट मींस अगर कोई प्लांट है वो क्या लेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन लेगा, वाटर लेगा, सनलाइट लेगा, बट दे प्रोड्यूस फूड जो हमें जरूरत है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स। फिर हम देखते हैं कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स का मतलब हुआ कि जो कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर्स ने जो भी फूड को प्रोड्यूस किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया, उन्हें जो कंज्यूम करेगा वो हमारे आएंगे कंज्यूमर्स के अंदर। तो कंज्यूमर्स भी बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स या मैक्रो कंज्यूमर्स। तो माइक्रो कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, और मैक्रो कंज्यूमर्स में आएंगे डेट्रीवोर्स या बैक्टीरिया और फंगई। तो ये बेसिक डिवीजन है इनका। फिर हम देखते हैं डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दुनिया में जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की, फूड या एनर्जी, बहुत सारे रिसोर्सेस। फिर कंज्यूमर्स ने उन्हें कंज्यूम किया, लेकिन अब जो कंज्यूमर्स के द्वारा वेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई काऊ है, काऊ ने फीड किया किसी प्लांट के ऊपर, तो प्लांट प्रोड्यूसर हुआ, काऊ कंज्यूमर हुई। लेकिन अब जब वो गाय मर जाती है, आफ्टर इट्स डेथ, उसे डिकम्पोज करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए भी कोई ना कोई एक नेचुरल फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर में ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस चलता है। नेचर खुद को अपने आप बैलेंस करता है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, और जैसे ही हम उसे बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो नेचर इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेचुरल बैलेंसिंग की प्रोसेस है नेचर की, उसमें आते हैं डिकम्पोजर्स, जिनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। व्हाई? क्योंकि अगर जो भी नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो अर्थ पे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, फाउल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और उन्हें कैसे हम कहाँ खत्म करेंगे वी डोंट नो। ऑलरेडी इतनी सारी क्राइसिस हैं। तो उसी तरह से अगर कोई भी जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं वर्म्स क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी में छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, तो वर्म्स क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड प्रे करने के लिए, खाने के लिए मिट्टी में जाते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे भी होते हैं सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जाते हैं तो जो सॉइल है उसको अपने आप ऊपर नीचे और काफी ज्यादा फर्टाइल बना देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो छोटी सी बात हुई। फिर हम देखते हैं वल्चर की क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही है अभी इंडिया में, बाकी पूरे वर्ल्ड में। तो वल्चर क्या है? वल्चर भी एक बड़ा डिकम्पोजर है जो डेड बॉडीज हैं एनिमल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें डिकम्पोज करने में हेल्प करती है। तो हर एक फैक्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये तीनों चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर वीक होता है या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो पूरी जो जियोलॉजिकल साइकिल है, इकोलॉजिकल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर हम देखते हैं इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है? इकोटोन बेसिकली ट्रांजिशन जोन होता है।
जो दो तरह के, दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन होगा, डायरेक्टली टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक नहीं होता है, बीच में भी एक जोन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए पूरा है लैंड सिस्टम, फिर यहाँ पे है एक्वेटिक सिस्टम, लेकिन लैंड और वाटर के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन है वो है मार्शी लैंड, ठीक है, दलदली भूमि जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो मार्शी लैंड है, ट्रांजिशन का काम करेगा, दोनों के बीच में बैलेंसिंग का काम करेगा, उसे हम बोलते हैं इकोटोन। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था टंड्रा क्लाइमेट है, फिर टेम्परेट है, तो उन दोनों इकोसिस्टम के बीच में भी कोई एक ऐसा जोन होगा जो ट्रांजिशन का काम करेगा, जिसे हम कहेंगे इकोटोन। फिर हम देखते हैं कि इकोटोन जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दे आर नैरो एंड क्वाइट वाइड, फिर दे आर इंटरमीडिएट टू द इकोसिस्टम एंड हैज अ जोन ऑफ टेंशन। अब दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है, तो इसमें दोनों की क्वालिटीज होंगी, यानी कि लैंड की क्वालिटीज भी होंगी, वाटर की भी होंगी। अगर वो मार्शी लैंड है तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंटरमिंगल किया जाएगा वहां पे बीच में, यानी थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के होंगे। फिर दे आर लीनियर इन नेचर एंड शोज इंक्रीज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ वन इन फ्यूचर कम्युनिटी। नेक्स्ट, इकोटोन्स कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एडजॉइनिंग कम्युनिटीज, क्योंकि ये एक मिक्सअप है, मिक्सचर वाला इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ एकदम से डिफरेंट भी हो सकती है, जो कि लैंड पे भी नहीं मिलती है और वाटर में भी नहीं मिलती है। द स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज आर मच ग्रेटर इन जोन इफेक्ट कॉल्ड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है इसको डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाकर। अभी आपको ये समझना है कि जो डेंसिटी है स्पीसीज की वो जोन इफेक्ट में काफी ज्यादा हो सकती है, यानी कि इकोटोन में काफी ज्यादा हो सकती है, जिसे हम एज इफेक्ट कहते हैं। और एज का मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज का किनारा, तो यानी कि ये ट्रांजिशनल बाउंड्री है लैंड और वाटर के बीच में। तो यहाँ पे जो एरिया है, ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे कभी कभी ऑर्गेनिजम्स की डेंसिटी लैंड और वाटर दोनों से ज्यादा हो सकती है, यानी कि कोई भी दो इकोसिस्टम जिसके बीच में ट्रांजिशनल जोन है उसमें ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी बाकी के दो इकोसिस्टम से ज्यादा हो सकती है। फिर हम देखते हैं निच। निच क्या होता है? तो यहाँ पे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे हैबिटेट के बारे में कि इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रहते हैं, कैसा उनका हैबिटेट होता है। अब हम देखते हैं निच। तो हैबिटेट और निच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए हैबिटेट मतलब किसी की भी रहने की पर्टिकुलर जगह, यानी कि ये जो अर्थ है वो भी हमारा हैबिटेट है, ठीक है। मैं यहाँ स्टूडियो में हूं तो ये मेरा हैबिटेट हो गया है। लेकिन निच का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड निश। इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोसिस्टम। समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए एक ट्री है, ठीक है। तो सारे बर्ड्स का हैबिटेट ट्रीज में रहते हैं, तो ट्री एक हैबिटेट हो गया, ये एक वाइड अप्रोच हो गया। लेकिन उसी में अगर हम निच को क्लासिफाई करें तो कैसे होगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बर्ड है केप में वार्बलर, ये क्या करती है, फीड्स एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेस नियर द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि ये ट्री के टॉप में जो ब्रांचेस होती हैं उन पे फीड करती है, वहीं पे रहती है, वहीं पे बैठती है। तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर निच हो गया। ट्री पूरा हैबिटेट है लेकिन उसका निच क्या है, टॉप ऑफ द ट्री। ओके, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि येलो रम्ड वार्बलर, ये जो है ये कहाँ पे, फीड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री एंड द बेसिस ऑफ द मिडिल ब्रांचेस। तो इसका घर यहाँ पे है, ये टॉप ऑफ द ट्री पे नहीं जाती है, अंडर द ट्री या लोअर पार्ट ऑफ द ट्री में रहना चाहती है, तो ये इसका निच हो गया। और एग्जाम्पल के लिए आप देखें यहाँ पे सभी ने आउल को देखा होगा, तो आउल कहाँ पे रहता है, ट्री में रहता है, ठीक है। तो ट्री क्या हो गया, उसका हैबिटेट। लेकिन वो ट्री में पर्टिकुलर किस जगह पे रहना पसंद करता है, दैट इज इट्स निच। तो यहाँ पे आउल ने अगर ट्री के अंदर कोई बड़ा सा होल बना लिया और उसमें वो रह रहा है तो वो पर्टिकुलर उसका निच होगा। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना अपना एक निच होता है।
ओके, तो उसे हम, अब वो कई सारे तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हैबिटेट निच, हैबिटेट यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं। जैसे अभी हमने समझा कि आउल होल करके रहता है ट्री में, या जो बर्ड है वो टॉप ऑफ द ट्री या बॉटम ऑफ द ट्री है, तो वो उसका हैबिटेट निच हो गया, यानी रहने की प्लेस के अकॉर्डिंग उसका निच डिसाइड हुआ। सेकेंड है फूड निच। फूड निच में क्या आएगा, किस तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को लेता है। जैसे यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो बर्ड्स हैं इन सभी की फूड हैबिट्स डिफरेंट हैं। कोई वाटर के अंदर से अपना फूड फाइंड कर रही है, कोई मिट्टी के अंदर से खोदकर। तो ये जो इनकी फूड हैबिट्स हैं, जिस तरह से ये अपने फेवरेबल तरीके से अपने फूड को ढूंढते हैं, ये उनका फूड निच हो गया। फिर रिप्रोडक्टिव निच। अब आप सबको पता है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने एग्स किस तरह से रखता है, नहीं भी पता है तो देख लीजिए। जो क्रोकोडाइल होता है वो जिस भी वाटर बॉडी में है वहां मिट्टी को खोदता है, उसके अंदर एक पूरा होल बनाता है, फिर उसके अंदर अपने एग्स को रखता है। तो उस तरह से वो उसका रिप्रोडक्टिव निच हो गया। हैबिटेट की बात करें तो वो पूरी वाटर बॉडी उसकी हैबिटेट है, लेकिन निच की बात करेंगे तो पर्टिकुलर वो प्लेस या उसका फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, उसी तरह से फिजिकल केमिकल निच भी होते हैं कि जिस टेम्परेचर में, जिस क्लाइमेट में वो रहना चाहते हैं। यहाँ पे आप और इजीली समझ सकते हैं प्रीवियस डायग्राम को कि येलो बर्ड इनहैबिट्स, यानी कि टॉप ऑफ द ट्री पे रह रहा है, मिडिल ऑफ द ट्री पे रह रही है, या फिर बॉटम ऑफ द ट्री में, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे पर्टिकुलर अपना शेल्टर ढूंढता है उस तरह से हम उसे निचेस में डिवाइड करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे बायोम्स को। थैंक यू सो मच फ्रेंड।